बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनपी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल देखें ताकि मेरे वॉच टाइम में कोई इशू ना आ सके। डॉक्टर महरंग बलोच केस के हवाले से उनके अहल खाना और BYC ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इस फैसले के ज़ेर समात केसेस पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर महरंग की बहन नादिया बलोच के एक ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए। जाफ़र एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन ट्रेन का खिताब क्यों दिया गया है? हुकूमत बज़िद क्यों है कि जाफ़र एक्सप्रेस किसी सूरत बंद नहीं होगी? क्या रियासत किसी बड़े सानहे की मुंतज़िर है? क्या ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला किया जा चुका है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान में इंटरनेट की बंदिश में तोसी का फ़ैसला किया जा चुका है। कोयटा समेत बेशतर अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट 3G और 4G सर्विस पिछले 7 रोज़ से मुअत्तल है। चुनतखब वज़ीर आला कहता है कि जंगजू इंटरनेट को रियासत के तौर पर हथियार के तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पपिट वज़ीर आला के इस दावे का पोस्टमार्टम ज़रूर करेंगे, सच और झूठ का पता भी लगाएंगे कि क्या फायरवॉल के होते हुए जंगजू ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक हैरानकुन झूठ भी है, वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, वो है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। मैंने पहले भी कहा था कि जिसने भी 27वीं आइनी तरमीम को ड्राफ्ट किया है, जो थिंक टैंक GHQ में बैठकर जिसने प्लान किया 27वीं आइनी तरमीम को, उसको मैं पहले भी सलाम पेश कर चुका हूँ, एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ। मैंने एक व्लॉग में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की रियासत इतनी बाख्तियार और ताकतवर है कि एक इशू को दबाने के लिए दूसरा इशू क्रिएट कर देती है, जिस तरह इस वक्त हो रहा है। 27वीं आइनी तरमीम के इशू को दबाने के लिए और 28वीं आइनी तरमीम ज़ेर बहस ना आए, इस हवाले से इन्होंने दी इकोनॉमिस्ट का सहारा लेते हुए और एक पेड कंटेंट छपवाया और उस पेड कंटेंट में इमरान खान की जोजा बुशरा बीबी और इमरान खान और बुशरा बीबी के फैज़ हमीद और फिर फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के बीच में जो एक कैप्टन था, नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, उसके हवाले से जो स्टोरी छपी है वो इस वक्त ज़ेर बहस है, जबकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से भी पहले की ये पुरानी स्टोरी है, उसको इकोनॉमिस्ट में और उस्मान बोजदार की तैनाती, इस पर तो पाकिस्तान में इतना डिबेट हो चला है। लेकिन यहाँ पर अलमिया हमारा ये है कि सिर्फ एक पत्थर फेंको तो पाकिस्तान के सियासतदान इतना काएँ करते हैं कि वो इशू ही दब जाता है। और अब 27वीं आइनी तरमीम का इशू रियासत दबाने में कामयाब हो गई है। लेकिन हम अपने इश्यूज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एक अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोयटा में इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ दुनिया के तवील तरीन 16 बरस पर मुश्तमिल पुरअमन एहतजाजी कैंप ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में न तो जमहूरियत है, ना ही इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हैरत की बात यह है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ आइन खुद गैर महफूज है, तो फिर इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा। 16 बरस यानी 6000 दिन गर्मी सर्दी शदीद रियासती क्रैकडाउन में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस मुसलसल पुरअमन एहतजाज कर रही है, सिर्फ इस मुतालबे के साथ कि लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। ये शायद इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ दुनिया का तवील तरीन पुरअमन एहतजाज होगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह BYC ने और अब अपना वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ने मिलकर बलूचिस्तान से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक का तवील तरीन लॉन्ग मार्च किया था फॉर मिसिंग पर्सनस। तो 2009 से ये कैंप जारी है। इसको मामा कदीर ने उस वक्त कायम किया जब उनके नौजवान बेटे जलील को कोयटा से जबरी लापता किया गया। 2009 में ही वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस का क़याम अमल में आया। मामा कदीर ने बताया कि उन्होंने जलील रेकी को मेहनत से पढ़ाया, जो उनका बेटा था। उन्होंने उनको AA करवाया था और वो यूनाइटेड बैंक में यानी में जो अफसर के तौर पर
3 سال تک ملازم بھی رہے۔ ماما قدیر بتاتے ہیں کہ جلیل ریکی کو بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ جبری طور پر گمشدگی کے 3 سال بعد ضلع کیچ سے ان کے بیٹے کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ جب لاش گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹے کی پیشانی پر اور ایک سینے پر 2 گولیاں ماری گئی تھیں اور جسم کے مختلف حصے تشدد کے نشانات سے پر تھے۔ جبری گمشدگیاں نہ صرف ایک غیر انسانی، غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہیں، بلکہ یہ اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ ایک مہذب جمہوری ریاست کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ اب تو انسداد دہشت گردی کا نام نہاد بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2025 بھی قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے بعد تو کسی کو لاپتہ کرنے کا کوئی جواز ہرگز باقی نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ کسی کو لاپتہ کرتے ہیں تو 90 ڈیز تک آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد تو عدالتوں میں پیش کرو۔ یہاں تو 25 سال سے لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے کہ ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ مائیں آج بھی ان کے آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اجتماعی سزا کیوں ہے؟ ایک شخص جب لاپتہ ہوتا ہے تو اس کی ماں، باپ، بیٹا، بہن، بچے، بیوی سب کو ایک سزا ملتی ہے، اور وہ سزا تب تک چلتی رہتی ہے جب تک یا تو وہ جو لاپتہ نوجوان ہے یا شخص ہے وہ واپس آئے یا پھر اس کی ڈیڈ باڈی واپس آئے۔ تو بہرحال جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ مطلب اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے، جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، تو صرف 2025 میں 1 درجن سے زائد مرتبہ جعفر ایکسپریس کو بم حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں تک کہ جعفر ایکسپریس کو جو ہے وہ ہائی جیک بھی کیا گیا، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور پٹڑی سے اتارا گیا، جس سے یہ عسکریت پسندوں کے تشدد کا ایک اہم ہدف بن گئی ہے۔ سب سے بھیانک حملہ مارچ 2025 میں ہوا جب جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا۔ تربت کے علاقے کوشلاک میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں، اس پر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں، نصیر آباد یہاں تک کہ سندھ میں جیکب آباد، شکارپور تک جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس وہ ٹرین ہے، اس لیے ریاست بضد ہے جعفر ایکسپریس کو چلانے پر اور اس کو بند نہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ جعفر ایکسپریس واحد ٹرین ہے جو تقریباً 1000 میل کا سفر کرتی ہے، اور پھر جو بلوچستان میں آرم فورسز کے جوان ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان کو گھروں تک پہنچاتی ہے، اور جن کے تبادلے بلوچستان ہوتے ہیں ان کو بلوچستان تک لے آتی ہے۔ اسلحے کی ترسیل کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ جعفر ایکسپریس ہے، تو اس لیے جعفر ایکسپریس کو بار بار اس چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جعفر ایکسپریس کا سفر اتنا خطرناک ہے کہ جعفر ایکسپریس کو دنیا کی خطرناک ترین سواری قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بلوچستان میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ کوئٹہ میں امن و امان کے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر جمعیت علماء اسلام نے دھمکی دی ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور کچھ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس کے علاوہ تربت کے علاقے کوشلاک میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر لیاقت علی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے شیڈیول بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرائے جا سکیں، جبکہ ابتدائی فہرست 18 نومبر کو جاری کی جائے گی۔ لیکن یہ جو تمام پروسیجر ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو جعفر ایکسپریس کا ایشو چل رہا ہے، اور اوپر سے کوئٹہ اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ کوئٹہ کے حوالے سے بہت بڑے تھریٹ الرٹس موصول ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ کینٹونمنٹ ایریا اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ٹارگیٹ پر ہے، جنگجوؤں کے راڈار پر ہے۔ جس طرح پہلے نیب کی راڈار پر ہوتے تھے نا کرپٹ افسران، اسی طرح اب جو بلوچستان کے شہر ہیں وہ جنگجوؤں کے راڈار پر رہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً بلوچستان میں کرفیو کا سما تھا، شاہراہیں بند تھیں، 1 وے ختم کر دیے گئے تھے، 2 ویز کو 1 وے کر دیا گیا تھا، شاہراہوں کے روٹ تبدیل کر دیے گئے تھے، اہم کاروباری مراکز
पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अहम सरकारी शाहराहों के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। बलूचिस्तान में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। डबल सवारी पर पाबंदी है। गाड़ियों की नकल और हरकत महदूद है। यानी इस वक्त बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर यूँ समझ लें कि अंडर थ्रेट है। तो ऐसी सूरत हाल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में, जिस तरह मैंने आपसे पहले मैं आपको 2-3 छोटी खबरें बता दूं कि जाफराबाद में शाही चौकी पुलिस चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला हुआ है। बम फटने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मंद के पहाड़ी इलाके शेपचार में पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट पर रॉकेटों और भारी हथियारों से हमला हुआ है और पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया है और केच में फोर्सेस पर बम धमाके हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसके अलावा भी एक चीज़ और हुई है। बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF ने कच्छी के इलाके हाजी शहर में कैंप पुलिस थाने का घेराव करने, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को यरगमाल बनाकर थाने में मौजूद सरकारी असलहा और अस्करी साजो सामान अपने कब्जे में लेने, मिलिट्री ने इंटेलिजेंस के 2 जासूसों सनाउल्ला वल्द शफी मोहम्मद, समीउल्ला निचारी वल्द मोहम्मद को हिरासत में लेने और उनके एतराफ़ जुर्म के बाद उनको हलाक करने के जिस समय 4 वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में। और फिर वज़ीर आला क्या कहता है, एक चुनतखब वज़ीर आला, एक पपिट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, वो कहता है कि बलूचिस्तान, अगर हम इसमें देखें तो वो कह रहे हैं कि सूबे में इंटरनेट का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल तशवीशनाक है। इसलिए अब बलूचिस्तान भर के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को सिर्फ फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट फराहम किया जाएगा ताकि इसके गलत और मुनज़्ज़म इस्तेमाल को रोका जा सके, नौजवानों को बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला है, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों पर कई सारे सवाल उठ जाते हैं ना, तो मेरे जहन में सवाल उठे हैं। चले मैं आपको पहले उनका एक झूठ बता देता हूँ। जनाब फरमा रहे हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि बलूचिस्तान पुलिस की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर करने का फैसला कर ले। ये ठीक है, जबकि दहशतगर्दी के मुकाबले में करप्शन ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। करप्शन के गुरुजी, ये आप ही की छतर छाया में करप्शन हो रही है। करप्शन के गुरुजी आप ही के दस्तखत से, आप ही की जो एक चुनतखब पार्लियामेंट है, उसके जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनको तरक्याती मंसूबों के नाम पर करोड़ों रुपए और अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। और वो कागजी मंसूबे जो फाइलों में जन्म लेते हैं और फाइलों में ही मुकम्मल होते हैं और फिर फाइलों में ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट आते हैं और फिर पेमेंट्स हो जाती हैं। पिछले दिनों मैंने ऐसे 10 अरकान पार्लियामेंट के आपको प्रोफाइल्स चलाए थे जिसमें आपको बताया था कि इन्होंने कितने करोड़ों की करप्शन की। तो करप्शन तो आपकी अपने नाक के नीचे हो रही है। दिए को कब समझ में आता है कि उसके नीचे अंधेरा है, तो आप तो डेलिबरेटली नीचे अंधेरा करके बैठे हुए हो। आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही है और आप कह रहे हो कि जी करप्शन हो रही है। और फिर क्या फरमा रहे हैं जनाब? फरमा रहे हैं कि रियासत ताकतवर है, अगर रियासत ताकत का इस्तेमाल करे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम करेगी। कब करेगी? कब करेगी? रिट है कहाँ? रियासत तो खुद बलूचिस्तान की भूल भुलैया में फंस चुकी है। रियासत तो खुद बलूचिस्तान के दलदल में धंस चुकी है। बलूचिस्तान में आप जब आपके काबीना के वुज़रा अरकान पार्लियामेंट 10 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकते तो बात कर रहे हैं रियासती रिट की। कमाल है यार। तो जिस तरह इन्होंने बात की इंटरनेट के हवाले से, भाई इस वक्त आपके सिस्टम पर फायरवॉल लगा हुआ है और उस फायरवॉल पर रियासत ने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं, अरबों रुपए खर्च हुए हैं, बल्कि अब तो मामला खरबों तक भी शायद पहुंच गए होंगे। अरबों रुपए उस फायरवॉल पर, मुख्तलिफ फायरवॉल लगे हैं और जितने मोबाइल नेटवर्क्स हैं हर मोबाइल नेटवर्क पर फायरवॉल लगा हुआ है। और फिर कमाल ये है कि आपने उन मोबाइल कंपनीज़ को करप्शन करने की खुद ही इजाज़त दे दी। उनसे आप पूछेगा उनसे कोई नहीं, ताकि वो कंपनियां खुद उन मोबाइलों पर फायरवॉल लगाएं और जितने भी नंबर हैं उन सब का डेटा आपकी सीक्रेट एजेंसीज को प्रोवाइड करें। और इस वक्त
पाकिस्तान में जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, किसी की भी कोई प्राइवेसी महफूज नहीं है, सारा डेटा GHQ तक पहुंच रहा है। तो मुझे आप बता दो, जब कॉल्स हमारी ट्रेस हो रही हों, जब हमारे मैसेजेस ट्रेस हो रहे हों, जब हमारा व्हाट्सएप महफूज ना हो, जब हमारी SMS सर्विस महफूज ना हो, जब हमारी फ़ोन कॉल्स महफूज ना हो, और जिस सूबे में खुद BLA और BLF के लोग इंटरनेट के मोबाइल जो टावर्स लगे हुए हैं उनको धमाकों से उड़ा देते हैं, तो क्या वो आपकी इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे होंगे? क्या उनके पास थोराया नहीं हो सकता? क्या उनके पास सेटेलाइट फ़ोन नहीं हो सकते जो इतने बड़े नेटवर्क चला रहे हैं? क्या वो आपके इंटरनेट पे के सहारे बैठे हुए हैं जो चलती ही नहीं है? 3G 4G का झूठ, यहाँ तो 1G भी नहीं है पाकिस्तान में, आप 4G और 5G की बात करते हैं जहाँ 1G भी ना हो। ये सूरत हाल है जनाब बलूचिस्तान के वज़ीर आला की। शर्म आनी चाहिए वज़ीर आला को, झूठ बोलते हैं। और फिर अहम तरीन जो इशू है वो है बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से। अब बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से नादिया बलोच जो बहन है डॉक्टर महरंग बलोच की, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी ने मिस्टर करतोल बस्तमीर को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के सामने डॉक्टर महरंग बलोच के हिरासत से मुतालिक केस की नुमाइंदगी जारी रखने से रोक दिया गया है। यानी अब मिस्टर बस्तमीर जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। डॉक्टर महरंग बलोच की बहन के एक ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब ये फैसला उन्होंने कहा है कि हमने पूरी तरह सोच समझ कर किया है। इस केस की अहमियत और हसासियत को देखते हुए और डॉक्टर महरंग बलोच, उनकी तंजीम, उनके कानूनी मुशीरों और इंसानी हकूक़ की से मुतालिक बैनुल-अक़वामी ग्रुपों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद बाहमी तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि अब डॉक्टर महरंग बलोच की नुमाइंदगी एक ऐसे इदारे या तंजीम के ज़रिए की जाए जिसमें वसी सलाहियत, मजबूत फॉलोअप मैकेनिज़्म और अपडेट्स फराहम करने की अहलियत हो। नादिया बलोच का कहना है कि हम मिस्टर बस्तमीर की कोशिशों और डॉक्टर महरंग बलोच के केस को बैनुल-अक़वामी बनाने के लिए वक्फ किए गए वक्त के लिए उनके मशकूर हैं। फ़िलहाल एक बैनुल-अक़वामी तंजीम के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही एक नए नुमाइंदे का ऐलान किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि BYC मिस्टर करतोल बस्तमीर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी। वो डॉक्टर महरंग बलोच के केस को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के सामने प्रॉपरली पेश नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि इस वक्त तक एक इंटरनेशनली प्रेशर डेवलप ही नहीं हुआ जो इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच के जारी केसेस यानी जो जेल ट्रायल चल रहा है उनका, उस पर असरअंदाज हो सकें या उस हवाले से प्रेशर डेवलप कर सकें। मिस्टर बस्तमीर जो हैं वो उसको प्रॉपर अपडेट नहीं दे सके, फॉलोअप नहीं कर सके और इस हवाले से वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सके हैं। एक्चुअल इतलात ये हैं। अगर अपना मिस्टर बस्तमीर इस चीज़ को देखते प्रॉपरली, जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के सामने अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो रखते और केस को प्रॉपर उसको फॉलो करते, तो मैं समझता हूँ कि इतना तो प्रेशर UN में डेवलप हो सकता था कि उसका असर यहाँ ज़ेर समात केसेस पर पड़ता, सुप्रीम कोर्ट पर पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर महरंग बलोच के केसेस को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, उनकी समात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इस वक्त तो अदलिया खुद जजेस के और यूँ समझ लें कि अदलिया और हुक्मरानों के आपस में बालों में हाथ हैं और हाथ फंसे हुए हैं। क्योंकि अदलिया तो ख़त्म हो चुकी, अदलिया ख़त्म। अब अदलिया वही करेगी जो उसको प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसका एक लेटर हेड पर जो जाएगा, अदलिया ने वही करना है। जो GHQ से अहकामात जाएंगे, अब अदलिया ने उन्हीं अहकामात को फॉलो करना है। अब जजेस ने अपने पाँव पर पहले कुल्हाड़ियाँ मारी, अब अपने पाँव काटे, हाथ काट दिए, ज़बान काट दिए और अपने दिमागों का कंट्रोल भी GHQ के सुपुर्द कर दिया है। अब अदलिया पाकिस्तान की ख़त्म हो चुकी।
پاکستان کا نظام عدل ختم ہو چکا، آئین ختم ہو چکا، پارلیمان ختم ہو چکی۔ تو ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ سے اتنا تو پریشر ڈیولپ ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی کیس کی سماعت ہوتی، پھر چاہے اس کو ریجیکٹ ہی کر دیتے، پھر ان درخواستوں کو آپ جو ہے وہ واپس کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سپریم کورٹ سے انصاف کے لیے منتظر ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ انصاف کی منتظر ہیں، انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ اور پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس سے آپ بہتر واقف ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کو انصاف نہیں مل سکا، یعنی انصاف کے دروازے BYC پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کے جتنے بھی آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ ان کے سلب کر دیے گئے ہیں، ختم ہو چکا ہے سب کچھ۔ اب ان کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو نیا نمائندہ نامزد کرنے کی بات ہے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ میں، اس کے لیے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے BYC کے پاس۔ ان کو یہ کام فوری طور پر کرنا ہے۔ تاخیر کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو جیل میں سماعت چل رہی ہے جن کیسز میں، ان میں کہیں سزا فوری طور پر نہ سنا دی جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔